हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 में जो लास्ट वाला चैप्टर है बायोलॉजी की, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा बेस है हमारे फूड पे, हमारे रिसोर्सेज पे। किस तरह से हमें जो फूड है उसके प्रोडक्शन में इंक्रीज लाना चाहिए, किस तरह से खेती करनी चाहिए और खेती के साथ हमें और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि हमें फ़ायदा मिले और जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसे फूड की कमी ना हो, खाने की कमी ना हो। इसीलिए ये जो चैप्टर है ये बनाया गया है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है लास्ट वाले चैप्टर में। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट का मतलब हुआ कि आप किस तरह से फूड के जो रिसोर्स होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह से बदलाव कर सकते हैं ताकि जो फूड के रिसोर्स है यानी कि जो खाने की चीजें हैं उनके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सके, किस तरह के इम्प्रूवमेंट किए जाने पे हमें जो फूड के नए नए रिसोर्स है उस पर किस तरह से हम अपने प्रोडक्शन को हाई लेवल तक कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा बड़ी है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इम्प्रूवमेंट करना है हमें फूड रिसोर्सेज में, ये चैप्टर इसी पे बेस है। तो फूड के जो भी रिसोर्स होते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन लोगों के लिए हो या फिर नॉन वेजिटेरियन, दोनों के लिए ही किस तरह के रिसोर्स जो है उनमें किस तरह के इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी इम्प्रूवमेंट करने की फूड रिसोर्सेस में, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि फूड की जो भी रिसोर्स है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक लिविंग बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। बिना खाना खाए कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो जिंदा रह सकता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ले। उसको फैट की रिक्वायरमेंट होगी, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारी चीजें हमारी बॉडी में जाती है, तभी हमारा बॉडी का जो ग्रोथ है वो पॉसिबल होता है। तो इसीलिए हमें इम्प्रूवमेंट करना है, हमारे फूड के जो रिसोर्सेस है उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। फूड हमारे सारे बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में, हमारे जो भी बॉडी है उसके ग्रोथ के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम फर्स्ट पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। और फूड सप्लाई का हमारा हो सकता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हमें फूड की जरूरत है, इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है। क्या क्या सप्लाईज होते हैं हमारे फूड से? प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, ये ग्रोथ के लिए और हमारे हेल्थ के लिए, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ और हेल्थ तीनों के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसका जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, ये कहाँ से हमें पूरा मिलेगा? ये मिलेगा जो मेजर सोर्स ऑफ फूड है, जैसे कि प्लांट हो गया, जो वेजिटेरियन है वो प्लांट पे हमारे निर्भर करते हैं। और जो एनिमल्स हो गए, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, तो आप बाहर की कंट्री में अगर जाएंगे तो वहाँ नॉन वेजिटेरियन यानी कि एनिमल बेस्ड फूड वो ज्यादा लेते हैं। बट हमारे इंडिया में प्लांट बेस्ड जो फूड है वो ज्यादा हम यूज करते हैं। प्लांट बेस्ड जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये हम ज्यादा यूज करते हैं अपने खाने में। तो ये तो हमारे मेजर सोर्स होते हैं फूड के। और प्लांट और एनिमल, इन्हीं से हमें फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, जो भी हमारे फूड में रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये दोनों मिलके ये इसे पूरा करते हैं। और इसे ऑब्टेन करेंगे हम एग्रीकल्चर करके या फिर एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर में आता है हमारा जितनी भी खेती हो जाती है, खेती करना, वो हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया। और एनिमल हस्बेंड्री जिसमें कि हम एनिमल्स को रखते हैं, जैसे कि मिल्क के लिए हम काव रखते हैं, गाय का पालन किया जाता है, हनी भी रखा जाता है, फिशरीज हो गया, मछली पालन जिसे हम कहते हैं, ये सारे जितने भी आते हैं ये हमारे एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। और साथ में जो एग्रीकल्चर है ये प्लांट के लिए होगा, तो ये हो गया प्लांट के लिए, और एनिमल हस्बेंड्री जो कि एनिमल के लिए होता है। तो ये दो तरह के सोर्स होते हैं और इसे ऑब्टेन किया जाता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से। तो इतनी सारी जो चीजें हैं ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसी पे सारी चीजें बेस है। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमें फूड नहीं मिल पाएगा, और अगर एनिमल हस्बेंड्री जैसी चीजें अगर ना की जाए तो हमें दूध, जो भी दही हो गया या फिर बटर हो गया, या फिर जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, एग हो गया, तो ये सारी चीजें हमें नहीं मिल पाएंगी। और अगर ये नहीं मिलेंगी
तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है फूड की वो नहीं हो पाएगा, और वो नहीं होगा तो डेवलपमेंट और ग्रोथ ये सारी चीजें नहीं होंगी, और फिर हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो ये जरूरी होता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ये दोनों मिलके हमारे पूरे बेस को बनाते हैं, हमारी फूड को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये जरूरी है। जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो स्टार्टिंग में ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी खाते थे, उन्हें पता नहीं था कि एग्रीकल्चर क्या होता है। धीरे धीरे वो मांस खाने लगे, मीट खाने लगे, और इसी तरह से धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर करना भी सीख गए, और इसी तरह से खेती करने लगे, साथ साथ में वो एनिमल रखने लगे, और इसी तरह धीरे धीरे करते करते आज जो है हमारा पॉपुलेशन एक लार्ज पॉपुलेशन बन गया है। और जो एग्रीकल्चर फील्ड है या फिर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो ये दोनों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो उस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को ये रिक्वायरमेंट है कि फूड की जो जरूरत है वो पूरी की जाए। तो ये जो हो गया हमारा कि फूड के जो रिसोर्सेस है वो क्या हो सकते हैं और इसे किस तरह से हम ले सकते हैं, ये सारी चीजें हो गई यहाँ तक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बट एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो हमेशा हमारी ये कोशिश रही है कि जो एनिमल हस्बेंड्री है या फिर एग्रीकल्चर होता है, खेती करना, इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके ताकि सभी को खाना मिल सके। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हाई पॉपुलेशन, आजकल पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो हमें फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। जो भी जमीन थे पहले काफी ज्यादा, आपने देखा होगा कि जो जंगल है वो भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और पॉपुलेशन जो था वो कम था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो जितने भी फॉरेस्ट है वो आजकल कटते हुए जा रहे हैं, और कटने की वजह से ही जो लोग हैं वो खेती करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खाने की भी जरूरत है सभी को, तो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए खेती करना जरूरी है। और जो जमीन है वो घटता जा रहा है, घट इसलिए रहा है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, और उसे रहने की भी जगह चाहिए और खाने की भी जगह चाहिए। दोनों की ही रिक्वायरमेंट हमारी जमीन से पूरी होगी, क्योंकि जमीन जो है वो लिमिटेड है, लैंड्स जो है वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड एरिया में ही आप किस तरह से खेती करेंगे या फिर जो भी एनिमल हस्बेंड्री होगी, इस तरह की चीजें आप किस तरह से करेंगे कि पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। शुरू में क्या होता कि जब जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पा रहा था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन किया गया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था जो भी खेती से जुड़ी चीजें हैं उसके लिए, और व्हाइट रेवोल्यूशन स्पेशली जो मिल्क प्रोडक्शन हो गया, इस तरह की चीजों के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था। तो इन दोनों रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा जो हमारी एक्सप्लॉयटमेंट हुई है, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेस हुए हैं, काफी ज्यादा उसे यूज किया गया है, और इसके ज्यादा यूज करने से हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसे ध्यान में रखना है कि हमें फूड की कमी है उसे भी पूरा करना है, साथ के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर आप किसी चीज को अगर लेते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ देना भी पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बहुत ज्यादा खेती कर रहे हैं या फिर उसे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे उसका यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे नेचर के लिए ये नेगेटिव होता है। और नेगेटिव होने की वजह से ही जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए ये जो रेवोल्यूशन हुआ है इसकी वजह से हमारा जो नेचुरल रिसोर्स था, नेचुरल सोर्स जितने भी थे, उसका इंटेंसिव लेवल पे यूज किया गया, जिसकी वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन आवर नेचुरल रिसोर्सेस आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली। तो इसका मतलब मैंने बता दिया कि ये नेचुरल जितने भी रिसोर्सेस थे इनका काफी ज्यादा यूज किया गया बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशंस, और रेवोल्यूशन की वजह से ये सारे जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स थे इनका काफी ज्यादा यूज बढ़ गया, और इसकी वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। यूज करने के साथ साथ क्या हुआ कि जो भी रेवोल्यूशंस हुए हैं, काफी ज्यादा जो क्रॉप वगैरह है, फूड है, इनका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा अनाज उगा लिए और उसे जो वेयर हाउसेस होते हैं वहां पे आपने इकट्ठा कर लिया और इसे जमा करके छोड़ दिया। क्योंकि अगर कोई अनाज उगा रहा है और उसे जमा कर रहा है तो इसका कोई फायदा नहीं है अगर उसे कोई खाने वाला ना हो। तो ये भी जरूरी है कि अगर किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है और उसे केवल रखने भर से नहीं होता है, उसे खाने के लिए हमारे जो पॉपुलेशन है उसको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो और रिक्वायरमेंट तभी पूरी होगी जब पॉपुलेशन के पास पैसे होंगे। तो ये इस तरह से काम करता है कि अगर पैसे नहीं है तो आप उस चीज को खरीद नहीं सकते हैं, भले ही कितना आप उसे उगा के उसे आप जमा करके रख ले, इसका कोई फायदा नहीं है। उसके लिए आपको
पैसे की जरूरत होती है। तो जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, इसलिए इस फील्ड को ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ाया जाए तो बहुत से लोगों को इसमें काम मिल सकता है, और काम मिलेगा तो पैसे मिलेंगे, और पैसे की वजह से ही आप जो भी फूड का प्रोडक्शन करते हैं उसे आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप उसे यूज करते हैं तो जो भी हिडन हंगर की प्रॉब्लम है या फिर जो हंगर प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में अगर देखें तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो सकती है। बट आजकल क्या हो रहा है कि जो लोग गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और बीच में मिडिल क्लास फैमिली है, तो जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। उन्हें खाने तक की जो प्रॉब्लम है ये दूर नहीं की जा सकती। इस वजह से, गरीबी की वजह से, जो हमारा देश है यहाँ पे गरीबी इतनी ज्यादा है कि गरीबी की वजह से जो भी खाने की रिक्वायरमेंट है ये लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे उनके ग्रोथ में कमी आती है, और पॉवर्टी की वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और नहीं जाने की वजह से ही उनके पास पैसे भी नहीं है, जॉब नहीं है कि वो अपने लिए अच्छे खाने की या फिर जो बैलेंस फूड है हमारा जिसमें कि हमारे सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, ऐसे फूड वो नहीं ले पाते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारा हिडन हंगर का जो प्रॉब्लम है वो इंडिया में ज्यादा है। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ते जा रही है कि जो खाने की रिक्वायरमेंट है उसमें कमी आ रही है। तो इसीलिए हमें रिसोर्सेस पे आजकल ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह के रिसोर्सेस यूज करने से या किस तरह से खेती करने से, एनिमल हस्बेंड्री से किस तरह हमारे जो भी रिसोर्सेस है उसे, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एंड सेकंड वन इज एक्सेस टू इट। तो जो भी हमारा फूड सिक्योरिटी हो गया, जो खाने की चीजें हैं, अगर उसका सिक्योरिटी यानी कि फूड सिक्योरिटी जो है ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड जो है वो अवेलेबल भी होने चाहिए, साथ के साथ क्या होना चाहिए कि एक्सेस टू इट, इसे कोई लेने वाला भी होना चाहिए, तभी एक अच्छी फूड की सिक्योरिटी हो सकती है। इसका मतलब यही होता है कि जो भी जो खाने की चीजें हैं, खाद्य प्रबंधन जिसे हम कह सकते हैं, तो वो तभी होगा जब वो फूड जो है वो अवेलेबल हो, और अवेलेबल होने के साथ साथ उसे एक्सेस करने वाला भी कोई हो, और एक्सेस करने वाला तभी होगा जब उसके पास पैसे होंगे। तो ये चीजें जो है ये एक दूसरे पे इस तरह से डिपेंड करती है कि फूड अगर है तो उसका सिक्योरिटी तभी हम कर सकते हैं कि अगर उसे कोई खाने वाला हो और उसे कोई लेने वाला हो, और फूड जो है वो अवेलेबल भी। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह के साइंटिफिक मैनेजमेंट किए गए हैं हमारे फूड की हाई यील्ड के लिए। तो हाई यील्ड यानी कि जो भी खेती की जाती है उससे हम किस तरह से ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सकते हैं अपने फार्म सिस्टम में। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट किए गए हैं फूड का जो भी यील्ड होता है, हाई यील्ड के लिए ज्यादा से ज्यादा हम फूड का प्रोडक्शन कर सके, इसके लिए किस तरह के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बनाए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की, सेकंड है इंटरक्रॉपिंग, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो ये जो चीजें हैं इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल ये हो सकता है कि एग्रीकल्चर भी हो, साथ में लाइफ स्टॉक या फिर फिशरीज या पोल्ट्री या बी कीपिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी खेती करते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि वो साथ में ये जो ऑप्शंस में आपने देखा यहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर है इसके साथ आप इसमें से कोई भी चीज अगर करते हैं तो इससे आपका क्या होता है कि आपके जो यील्ड होता है वो बढ़ता है, क्योंकि जो लाइफ स्टॉक हो गया, जैसे कि जो बहुत से लोग होते हैं गाय पालते हैं, तो गाय पालने की वजह से आप दूध का जो यील्ड है वो बढ़ता है, आप उसे मार्केट में बेच सकते हैं। और जो भी गोबर निकलता है तो वो हमारा एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करता है, तो वो एज अ फर्टिलाइजर आप अपनी खेती में यूज कर सकते हैं, और जो दूध है आप उसे बेच सकते हैं। इसके साथ ही जो आपने सुना होगा कि जो गोबर होता है उससे गोबर गैस प्लांट ये सब बनाए जाते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इस तरह से ये मैनेजमेंट इसमें किए जाते हैं। तो ऐसा दिया जाता है कि आप एग्रीकल्चर के साथ या तो आप लाइफ स्टॉक कर लीजिए या फिर आप फिशरीज कर सकते हैं, मछली पालन, क्योंकि जो जमीन है अगर आपके पास तो आप उस पर खेती भी कर सकते हैं, साथ के साथ आप मछली भी पाल सकते हैं, या फिर आप पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं जिसमें कि आप मुर्गों को या फिर मुर्गियों को रखते हैं, ताकि आप मीट के प्रोडक्शन के लिए इसे आप दे सकते हैं, या फिर आप जो भी एग होता है उसके लिए आप रख सकते हैं। दोनों चीजों के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि पोल्ट्री में ये दोनों चीजें आती है कि ये मीट के प्रोडक्शन के लिए भी हो गया और साथ के साथ एग के लिए भी, तो ये दोनों चीजें इसमें हो जाती है। या फिर आप बी कीपिंग कर सकते हैं। तो बी कीपिंग में क्या होता है कि मधुमक्खियों को रखा जाता है और इससे शहद लिया जाता है, और इस शहद को इसका जो प्रोडक्शन होता है इसे आप बेच सकते हैं। तो इस तरह की चीजें अगर की जाती है तो हमारा जो भी यील्ड होता है, हाई यील्ड आपको मिलता है। आपको दो तरह से फायदे होता है, एक तो आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आपकी जो नीड है वो भी पूरी होगी, साथ के साथ आप जो भी
प्रोडक्शन आपका होता है उसे आप बेच सकते हैं, और इसके साथ ही आप या तो पशुपालन कर सकते हैं या फिशरीज कर सकते हैं, पोल्ट्री या फिर बी कीपिंग। तो इस तरह की फार्मिंग जो मैनेजमेंट होता है तो इसमें ये आता है मिक्स्ड फार्मिंग हो गया या इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग है यहाँ पे ये हो सकता है। और जो हमारा इंटर क्रॉपिंग होता है, इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है कि आपने अगर आप गांव के साइड रहते होंगे तो आपको पता होगा कि दो फसल को एक ही टाइम पे और एक साथ लगाया जाता है, एक ही जगह पे सेम टाइम में ये दो फसल को तैयार किया जाता है। तो इस तरह की क्रॉपिंग को हम इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। तो इस तरह से भी यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट किए गए हैं ताकि आप एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी चीजें आप कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से आपके यील्ड को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये मैनेजमेंट होता है साइंटिफिक, जो कि हमारे यील्ड को बढ़ाने में हेल्प करेगा। अब हम आगे देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, किस तरह से हम जो भी हमारे फसल है उसमें किस तरह की फसल अगर हम उगाते हैं तो हमें क्या क्या हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी या नहीं, क्योंकि हम इसी तरह से कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वही फसल हम लगाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है वो हो सकता है हमारा व्हीट, राइस हो सकता है, मिलेट हो सकता है या मेज हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना जो भी फार्मिंग की जाती है एग्रीकल्चर उसमें ये सारी चीजों को हम लगा सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड का मतलब ये भी हुआ कि जो भी फसल हम उगा रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, ताकि जो हंगर की प्रॉब्लम है वो दूर की जा सके। तो ये सारी चीजें सोच समझ कर लगाई जाती है कि किस तरह की अगर हम फसल लगाते हैं, क्रॉप लगाते हैं, तो हमें किस तरह की चीजें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकती है। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट। तो इसे हम दो पार्ट में अगर देखें तो फूड क्रॉप जो कि हम खाते हैं, और दूसरा है फॉडर क्रॉप। तो फॉडर क्रॉप यानी कि जो जानवर को खिलाने के लिए उसे उगाया जाता है। तो ये दो तरह के क्रॉप यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो पहला हम देखेंगे फूड क्रॉप जिसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है। पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हीट है यानी कि गेहूं, राइस, मेज, मिलेट एंड सोरगम। तो ये चीजें होती है जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट हो गया, सोरगम हो गया, और जो ज्वार बाजरा आप सुनते हैं रागी, ये सब हो गई, या फिर व्हीट हो गया, गेहूं या फिर चावल। तो ये जो सोर्स है हमारे कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो इसकी रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है। ये जितनी भी क्रॉप आप देख रहे हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए हम ग्राम यूज कर सकते हैं, जो चना होता है उसकी। देन पी हो गया, पिजन पी, अरहर की दाल, लेंटिल जो कि मसूर, और भी गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, तो वहां से आप देख सकते हैं। और फिर हमारा था फैट। तो फैट में जितने भी ऑयली सीड्स होते हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, या फिर जो हमारा मस्टर्ड हो गया, यहाँ पे इस समय देख रहे हैं जैसे कि हम तेल के तेल को यूज करते हैं, तो उसके लिए ये सारे कुछ सीड होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो सीड्स होते हैं ये हमारी फैट की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। तो इस तरह के अगर हम क्रॉप लगाते हैं तो हमारी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को वो कंप्लीट हो जाती है। और अदर्स में हम देखते हैं कि वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स गिव्स विटामिन, मिनरल्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ जो वेजिटेबल्स हो गया, स्पाइसेस जो हम मसाले यूज करते हैं अपने खाने में, या फिर और जो फ्रूट वगैरह होते हैं, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। कुछ विटामिन देंगे, कुछ मिनरल्स देंगे, और बहुत छोटे अमाउंट में ये प्रोटीन भी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट या फैट भी दे सकते हैं। तो इस तरह के इम्प्रूवमेंट हमें करने चाहिए। इस तरह से सोच समझ के हमारे क्रॉप का जो यील्ड है उसे कैसे बढ़ाना है, या फिर वो किस तरह से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है, तो इसके लिए इस टाइप के हमें फसल या फिर क्रॉप उगाने चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। नेक्स्ट है हमारा फॉडर क्रॉप। तो फॉडर यानी कि चारा, जो चारा दिया जाता है जानवरों को। अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपको ये भी जरूरत होती है कि आपकी जो भी आपने अपने फार्म में जानवरों को रखा है तो उसे दाने की भी जरूरत है, तो उसे कैसे पूरा किया जा सके। तो उसके लिए ये डिसाइड किया गया है कि इसमें हम लगा सकते हैं बरसिंग, जिसे हम कहते हैं। ओट्स हो गया, आपने ओट्स के बारे में सुना होगा, बहुत ज्यादा आजकल ये ट्रेंड में है कि लोग इसका यूज करते हैं। तो ओट्स का जो प्लांट होता है इससे चारे के रूप में इसे यूज किया जाता है। और जो हो गया सूडान ग्रास। तो सूडान ग्रास जो होता है ये जो बाजरे के पौधे होते हैं तो ये करीब करीब उसी की तरह दिखता है। और ये बरसीम हो गया, ये मेथी के पत्ते की तरह दिखेगा। और जो ओट्स हो गया ये हमारे गेहूं के खेत वगैरह में, या फिर आपने देखा होगा गांव के साइड अगर आप रहते हैं तो आपने इन तीनों को देखा होगा, बट आपको मे बी नाम नहीं पता हो। तो इस तरह के जो क्रॉप होते हैं ये फॉडर क्रॉप कहलाते हैं। ये
जानवरों को देने के लिए इस तरह के जो क्रॉप है इसे उगाया जाता है। तो ये स्पेशली उगाया जाता है जानवरों के लिए। और जो ये हमारा ऊपर आप देख रहे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड अदर्स हो गया, तो ये सारी जो चीजें हैं ये यूज की जाती है हमारे लिए, और ये फूड हमें हमारी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट करने में हेल्प करती है। तो ये आज हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह के फूड के इम्प्रूवमेंट, किस तरह से खेती के जो ईल्ड है उसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।